अली भाई, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल। बड़े अरसे बाद आप आए हैं, चलें फिर आपसे बात करते हैं। अली भाई, मौजू है इमरान खान, तख्त या तख्ता। इमरान खान की सियासत किस रुख पे जा रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? 9 मई को जो ये रिएक्शन आया पीटीआई की तरफ से, जो एहतजाज हुआ, और ख़ास तौर पे जो आर्मी के दफातर और उनके कोर कमांडर के घर पे, लोअर कमांडर पे हमला, पेशावर में, इस्लामाबाद में जीएचक्यू पे हमला, ये सब बातों का मंतकी नतीजा क्या निकलेगा? कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी या ऐसे ही काम चलता रहेगा? इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, उस हम्म। वक्त से लेके इन फसादात से पहले तक, ये जो एहतजाज हुआ, आप इमरान खान के बारे में क्या तज्जिया करते हैं? इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाब तरीके से प्रोपोगेट किया है, सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है, हकीकत को अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की उन्होंने सपोर्ट हासिल की है। और ये बात हकीकत है कि जब खान साहब की हुकूमत गई है पिछले साल, और उस वक्त खान साहब अपनी मकबूलियत के लोअर लेवल पे थे, और वो काफी जो थे उनकी पॉपुलैरिटी काफी गिर चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ी और जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। गुड गवर्नेंस का मसला था, बुजदार हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी उस पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, और इनकी पार्टी के बहुत सारे जो लोग थे वो नाराज भी थे। तो ये अपनी पॉपुलैरिटी के लोअर लोअर लेवल पे थे उस वक्त जब इनकी गवर्नमेंट गई है। और अपोजिशन जो थी उस जमाने की, जो पीडीएम बनी, उनका भी ये ख्याल था कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम टेक ओवर कर लें, ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगा। मिलिट्री भी ज़ाहिर खान साहब के खिलाफ हो गई थी, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं हम, जिसकी वजह से सारा कुछ बना। खान साहब ने बड़ी कामयाबी से ये बयानिया बनाया कि ये अमेरिकन साजिश है। उस पर हमने मैं एक दफा बात भी की थी हाँ कि जी। खान साहब ने जो अमेरिकन साजिश का बयानिया बनाया और एक जमाने में भुट्टो साहब ने बनाया था, दोनों का क्या कंपैरिजन है। तो उस जमाने में भी खान साहब ने इसको मुकम्मल तौर पे अमरीकी साजिश करार दिया, और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि अपोजिशन के अरकान जो हैं वो अमेरिकन कौंसलेट से राब्ते में हैं, अमेरिकन सफ़ीरों से मिलते हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ी जो उनके खिलाफ थे उनके बारे में इन्होंने बयानिया बनाया कि वो अमेरिकन सफ़ीरों से मिलते हैं और ये सारी मेरे खिलाफ बड़ी साजिश है। और साजिश का इन्होंने जो पूरी ग्राउंड बनाई थी वो इनकी फेवर में जाती थी, क्योंकि ये उससे पहले रशिया होके आए थे, और जिस दिन रशिया गए थे उसी दिन यूक्रेन वॉर शुरू हो गई थी। तो खान साहब ने ये स्टांस लिया कि मैं चूंकि रशिया चला गया और मैं रशिया से सस्ता तेल ले रहा था, मैं उसे डील कर रहा था, इसलिए वेस्ट मेरे खिलाफ हो गया। अच्छा, इनका ये बयानिया जो था वो बिक गया। बिक इसलिए गया कि जो लोग हुकूमत पर आए थे, खान साहब बुनियादी तौर पे उन्हीं के खिलाफ नाराबाजी करके और सारा एक अपना इलेक्शन का बयानिया बना के हुकूमत में आए थे। इन्होंने उन लोगों को चोर, डाकू और गद्दार करार दिया, और ये उन्होंने बयानिया बनाया था कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान जो है वो बदहाल है, उसके बुरे हालात हैं, लिहाजा अगर मुझे हुकूमत दी जाएगी तो मैं इस सारी चोरी को, इस सारी जो बैड गवर्नेंस है उसको बेहतर कर दूंगा। लेकिन खान साहब अपने 3.5 साल हुकूमत में ना चोरी का पैसा वापस ला सके और ना उस बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट कर सके। लेकिन चूंकि उन लोगों ने पहले 30 ईयर्स जो है उससे पहले के पाकिस्तान की अवाम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को देख लिया था, मौलाना फजल रहमान को देख लिया था, तो इसलिए लोग उन पर उस समय ट्रस्ट नहीं करते थे। लिहाजा खान साहब का ये बयानिया जो था वो बड़ी आसानी से वो मार्केट हो गया, बिक गया, और लोग दोबारा खान साहब की तरफ माइल हुए। इवन जो न्यूट्रल लोग भी थे वो भी खान साहब की तरफ माइल हुए। तो इस हवाले से तो खान साहब ने बड़ी कामयाबी से जो है ना वो सेल आउट किए अपना सारा वो जो इनका बयानिया था, और पॉपुलैरिटी गेन की। लेकिन एक इनसे गलती ये हुई है जो पाकिस्तान के सियासतदानों से अक्सर हुई है हिस्ट्री में। देखिए, पाकिस्तान के बारे में एक आम आदमी भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, और पाकिस्तान में
ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं फौज है, ये बात हर कोई जानता है। खान साहब अपनी पूरी दौरे हुकूमत में फौज के सर पे या उसके सपोर्ट से उन्होंने सारी हुकूमत की। ये सब बातें जो हैं बहुत ओपन हो चुकी हैं कि किस तरह 2011 से ऑनवर्ड खान साहब फौज की सपोर्ट से उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, पॉपुलैरिटी गेन की। सबसे पहले जनरल शुजा पाशा था जिसने इनकी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। जहांगीर तरीन जैसे लोग, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग उसने इनको दिए। फिर उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम था एक ISI का DG, उसने इनको किस तरह सपोर्ट किया। फिर इन्होंने जो धरना दिया डी चौक में नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसको राहील शरीफ उस वक्त का आर्मी चीफ था, उसकी सपोर्ट हासिल की। राहील शरीफ के अपने मफादात थे, वो एक्सटेंशन लेना चाहता था, वो नवाज शरीफ को प्रेशराइज करता था। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर जिनका तल्लुक हारान बलोच से है, सिंध रेजिमेंट के ये जनरल थे, इनको भी उसने राहील शरीफ ने पैगाम भिजवाया था कि आप नवाज शरीफ से कहो कि मुझे एक्सटेंशन दे, लेकिन नवाज शरीफ ने उसको एक्सटेंशन नहीं दी। तो ये आर्मी एलिमेंट था, आर्मी के लोग थे जिन्होंने खान साहब को सपोर्ट किया, खान साहब को लेके आए, खान साहब को हुकूमत लेके दी, अराकीन इकट्ठे करके दिए। इलेक्शन मैनिपुलेशन ये होती है कि आपके लिए इंतखाब करना कि कौन सा कैंडिडेट ठीक है। और आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में किस तरह नून लीग का वोट बैंक तोड़ने के लिए लबैक को खड़ा किया गया, और जिस जिस हलके में नून लीग हारी है उस हलके में 10-10, 8-8 हजार के वोट से अगर नून लीग हारी है तो 15-15, 20-20 हजार वोट लबैक ने लिए। जी। तो ये सारा जो सेटअप था लगाया गया। अब खान साहब ये सब चीजें भूल रहे थे कि जो लोग मुझे ताकत में लेके आए हैं ये लोग मुझे ताकत से हटा भी सकते हैं। कल को जिन लोगों ने मेरे साथ इलेक्टेबल जोड़े थे वो उन इलेक्टेबल्स को मुझसे अलहदा भी कर सकते हैं। तो खान साहब के फौज के साथ डिफरेंसेस पैदा हुए, वो मैंने खैर शायद पहली भी दफा बात की है कि जनरल फैज हमीद जो DG ISI थे, वो खान साहब के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिंग हैंड थे। इनके लिए वो पॉलिटिकल सारा फंक्शन करते थे, जोड़ तोड़ करते थे, इनके मुखालफिन को प्रेशराइज करते थे, नैब के साथ डील करते थे। खान साहब को उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। तो बाजवा साहब चाहते थे कि उनका 3 साल टेन्योर खत्म हो गया, अब उनको कोर मिलनी चाहिए ताकि कल को अगर आर्मी चीफ बनाने की बारी आए तो ये जनरल जो है ये भी उस रेस में शामिल हो। चुके हर जनरल की कोशिश होती है कि मेरी ही लॉबी के लोग दोबारा कमांड संभाले। उस पे खान साहब का फिर बाजवा साहब के साथ इख्तलाफात पैदा हुए, और भी बहुत सारी रीजंस थी। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि खान साहब को जब इक़्तिदार से हाथ धोने पड़ गए तो खान साहब ने आर्मी की उस कमांड को मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया और अमेरिका को उसका सारा इल्ज़ाम दिया, और खान साहब का ये बयानिया बिक गया। क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक और अवाम कम से कम इतना तो समझते हैं लोग कि मिलिट्री किस हद तक स्ट्रांग है और मिलिट्री किस हद तक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है। तो ये एक वक्त तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन खान साहब ने अपनी उस पॉपुलैरिटी का नाजायज मैं समझता हूँ फायदा इसलिए उठाया कि इन्होंने पॉलिटिकल साइड पे अपने पत्ते ठीक नहीं खेले। खान साहब का ख्याल था कि जैसे पहले आर्मी मुझे सपोर्ट करती थी, अब दोबारा मुझे आर्मी सपोर्ट करे। इनके 2-3 मशहूर बड़े फिक्रे थे। ये कहते थे कि जब फौज कहती थी कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं आना, गो कि ये उनका एक सियासी बयान ही होता था कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं आना, तो खान साहब कहते थे ये न्यूट्रल हो गए हैं। तो इन्होंने बड़ी तकारीर की, आपको याद होगा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। यानी इन्होंने काफी उनकी जो है ना इंसल्ट की आर्मी ऑफिसर्स की और हाई रैंक लोगों की कि आप लोग अगर न्यूट्रल हैं तो इसका मतलब आप गद्दार हैं। तो इन्होंने ये बयानिया इस हद तक बढ़ाया कि आपको याद होगा कि DG ISI और उस जमाने के जो इनके थे DG ISPR, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आके, और उन्होंने उसमें बयान दिया, बल्कि उन्होंने क्लेम किया कि दिन की रोशनी में ये गद्दार कहते हैं और रात को ये हमसे राब्ता करते हैं कि मेरी मदद करो। तो हम जब इनकी मदद नहीं करते तो हमें ये कहते हैं तुम गद्दार हो। तो हम जब न्यूट्रल हैं तो ये हमें न्यूट्रल रहने नहीं देते, ये कहते हैं हमारी मदद करो। ये उनका हर बयान था। हालात और वाकयात ने बहरहाल साबित किया कि वो काफी हद तक दुरुस्त भी थे। अली भाई, ये जो अभी ये जो PTI के लोगों ने जो एहतजाज किया है, उससे उससे एक दिन पहले तक इमरान खान जो इनका सियासी तर्ज अमल था वो उनकी मकबूलियत में इजाफे का बायस बन रहा था। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, खान साहब का ग्राफ ऐसा ऐसा नीचे इसलिए गिरा है कि जो लोग तो देखो ना समझते हैं वो
कैलकुलेट कर जाते हैं चीजों को। जब अपोजिशन ने टेक ओवर किया है, पिछले साल मार्च की बात है 2022 में, जब इनके मुज़ाकरात हो रहे थे, चूंकि उस वक्त खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के लोअर लेवल पे थे और सर्वे ये बताते थे कि नून लीग बेटर पोजीशन में है। नून लीग का ख्याल था हम इलेक्शन करवा देंगे और हम पावर गेन कर लेंगे, अगर हम पावर गेन ना भी कर सके तो कोalition गवर्नमेंट बना सकेंगे, पीटीआई को हम पॉलिटिकली साइडलाइन कर देंगे। सही है। इनके मुज़ाकरात हुए, अब ये बातें बहुत क्लियर हैं, यानी सामने आ गई हैं। वो बाजवा साहब के भी बयानात सामने आ गए हैं, बहुत सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट के भी बयानात सामने आ गए हैं, पॉलिटिशियंस के भी बयानात सामने आ चुके हैं कि नवाज शरीफ और उसकी जो भाई है शहबाज शरीफ पीएम जो है और बाकी पीडीएम एग्री थे कि हम इलेक्शन करवाते हैं मार्च में। मैं अली भाई, असल में मेरा सवाल ये था कि इस साल में अगर हम पिछले 3 महीने में इमरान खान का तर्ज अमल देखें तो डिफाइंस का रहा है, अदालतों के खिलाफ डिफाइंस। मैं आता हूँ उस तरफ, मैं जी, थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं, आता हूँ। ओके। तो ये सब लोग रेडी थे इलेक्शन करवाने के लिए, आर्मी भी रेडी थी कि इलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी पता था खान दोबारा पॉपुलैरिटी गेन करके नहीं आएगा। सही। जब खान को पैगाम दिया गया शाह महमूद कुरैशी के जरिए और इनके बाकी लीडरान के जरिए, तो ये उस वक्त इन्होंने ऐलान किया था कि मैंने धरना करना, लॉन्ग मार्च करना है इस्लामाबाद का। इसको आर्मी ने कहा कि तुम ये काम मत करो, इलेक्शन तो हो रहे हैं, तुम्हारा गोल अचीव हो रहा है, तो ये काम तुम मत करो, अनरेस्ट होता है मुल्क में ज्यादा ना। तो खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी और इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, जिसके नतीजे में जो पीडीएम थी और नवाज शरीफ था, उसने कहा कि अब तासर ये जाएगा कि हमने शायद इसके प्रेशर में आके या इसके डर से हमने इलेक्शन का ऐलान कर दिया, लिहाजा शहबाज शरीफ ने इन सब ने फैसला किया कि अब जो मर्जी हो जाए, हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हमने अब इसको फेस करना है। तो टेक्निकली खान की वो जो पॉलिटिकल मूव थी वो उसकी फेवर में नहीं गई, वो गलत साबित हुई। देखो, पॉलिटिशियन का अवलीन मकसद क्या होता है कि वो पार्लियामेंट में जाए और पावर गेन करे। आप जितने मर्जी पॉपुलर हो, आप पावर गेन ना कर सकें, पार्लियामेंट में ना जा सकें, तो उसका कोई फायदा नहीं। खान साहब के पे दर पे इस किस्म के जो इकदामात थे, उनकी वजह से ये पावर जो नेक्सस थे उनसे ये दूर होते चले गए हैं। इनका पहले पॉलिटिकली अलायंस कोई नहीं था पाकिस्तान में, इन्होंने पॉलिटिकली किसी के साथ अलायंस नहीं बनाया, सबके साथ बिगाड़ के रखी। जो इनके साथ लोग गवर्नमेंट में शामिल थे, जिसमें पीडीएम के आज के सबकी पार्टी हैं, जिसमें एमक्यूएम थी, बलोचिस्तान की अवामी पार्टी थी और चंद आजाद अरकान थे, वो सारे इनको छोड़ गए बारी बारी, इनके पर्सनल कंडक्ट जो भी उसके पीछे मामला थे। तो खान साहब की जो सियासी जो एक किस्म की लॉबीज थी और जो सारी स्ट्रेटजी थी, वो इस हवाले से कामयाब नहीं रही कि इन्होंने अपने तमाम तर सियासी मुखालफों को इकट्ठे होने का मौका दे दिया। दूसरी तरफ इनके जो बयानात थे उससे इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी जो ताल्लुकात थे वो शदीद खराब हो गए और बहुत ही ज्यादा खराब हो गए। शुक्रिया। इनके इस तर्ज अमल की वजह से एक ही सिर्फ पार्टी थी मैदान में जिसने इनको सपोर्ट किया, वो थी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस थे वो उनके फैसले बोलते हैं, और जजेस के कि उन्होंने जितनी इनको कोशिश कर सकते थे सपोर्ट करने की, उन्होंने सपोर्ट की। हालिया हम देखते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में जब नैब ने गिरफ्तार किया खान साहब को, तो किस तरह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को आउट ऑफ द वे फेवर दे के उनको यानी नैब से बुलवाया और उनको बेल की है और उनको ब्लैंकेट बेल दे के बाकी केसेस में भी उनको घर भेज दिया। तो ये एक आउट ऑफ द वे जाके फेवर है। लेकिन इन सब चीजों का खान साहब की सियासत को नुकसान हुआ है, और खान साहब ने जो बयानिया डेवलप किया था अपनी अवाम में या अपने लोगों में, और देखो फौज के खिलाफ नफरत पैदा करना एक और चीज है, फौज के खिलाफ शऊर और आगही पैदा करना एक डिफरेंट चीज है। पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ पे बहरहाल लोगों की एफिलिएशन फौज के साथ मौजूद है। फौज इतनी बड़ी तादाद में है कि उसके अब रिटायर्ड अरकान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अरकान, एयरफोर्स, नेवी, एफसी, पुलिस, ये सब चीजें मलामूल है। तो पता नहीं 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बनते हैं जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं लेकिन उनका ताल्लुक फौज के साथ। तो इन सब की एफिलिएशन फौज के साथ मौजूद होती है। आप आगाही पैदा करें लोगों में और लोगों को शऊर दें, वो एक अलग बात है, लेकिन नफरत पैदा करना
वो पाकिस्तान जैसी कौम या हिंदुस्तान का जो समाज है इसके अंदर फौज के खिलाफ लड़ने की जो तारीख है वो हमें नहीं मिलती, बल्कि दुनिया में किसी जगह भी नहीं मिलती कि फौज के खिलाफ लड़के किसी कौम ने अपनी ही फौज के खिलाफ लड़के कामयाबी हासिल की। ऐसा नहीं होता। फौज के पास बुलेट्स हैं, फौज के पास इदारे हैं, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, वो आप उनसे नहीं लड़ सकते। सही। अवाम के पास कुछ भी नहीं होता, और अवाम जो है वो स्वाय गोलियां खाने के, डंडे खाने के, वो कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह भुट्टो साहब के जमाने में आपने देखा कि भुट्टो साहब बहुत पॉपुलर थे, और उस जमाने में फौज इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी जितनी स्ट्रांग आज है। लेकिन उस जमाने में भी लोगों ने क्या किया, उन बेचारों ने दुख में, गम में खुद को आग लगा ली, लेकिन वो फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो खान साहब को ये सबक हिस्ट्री से और ग्राउंड रियलिटी से सीखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने फौज के खिलाफ जिस किस्म के बयानिए दिए हैं, खास करके अब जो वाकया हुआ है, ये जो 9 मई का वाकया हुआ जब खान साहब गिरफ्तार हुए, खान साहब के गिरफ्तारी के नतीजे में जो रिएक्शन सामने आया है, ज़ाहिर है इसके लिए खान साहब ने अपने लोगों को प्रिपेयर किया हुआ था। इनकी तकारीर ऑन रिकॉर्ड है, इनके ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, इनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुझे कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। उससे पहले ये जो गुजरावाला के करीब इनके ऊपर एक अटैक हुआ था, यानी एक आदमी ने इन पे गोली चलाई, पिस्तौल की गोली चलाई, उसमें उनको टांग पे जख्म आया। खान साहब की बचत होगी, वो गोली खैर फैटल भी हो सकती थी, लेकिन खान साहब ने उस वाक्य को भी जिस तरीके से मैनिपुलेट किया और पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल किया और फौज के जनरल्स पे उसका इल्जाम लगाया, और बजिद थे कि मैंने फौज के जनरल्स पे उसकी एफआईआर कटवानी है। तो देखिए इन इन सब एक्शंस के नतीजे में जो रिजेंटमेंट्स आती हैं, जो रिएक्शन आते हैं, या दूसरी तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है, वो भी बहुत सख्त रिस्पॉन्स होता है। इतना डिसिप्लिन्ड और इतना ऑर्गेनाइज और स्ट्रांग जो इंस्टीट्यूशन है, वो एक हद तक ही आपको बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा अली भैया, बातें इस इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर जो ये पीटीआई ने एहतजाज किया और उसके नतीजे में जो चीदा चीदा इंपॉर्टेंट वाकयात हैं, कोर कमांडर के घर पे जाना, वहां मतलब एक तबाही फेरनी, कोर कमांडर साहब का वहां से चले जाना, जीएचक्यू के अंदर चले जाना पीटीआई के वर्करांस का, उसके ऊपर गवर्नमेंट और फौज ये कह रही है कि जनाब ये पीटीआई के लोगों ने किया है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी हमारे लोग नहीं थे, ये अंदर बीच में एजेंसियों ने अपने बंदे डाले हुए थे जो ये काम कर रहे थे। ये जो एक खास दिन पाकिस्तान की तारीख में गुजरा है, जिसके अंदर आम लोग ऐसी फौज के ऐसी जगहों पे गए हैं जहां पे एक जैसे शजरे ममनुआ था, इसका ये क्या इसका इमरान खान की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, इसका पाकिस्तान के समाज पे क्या असर पड़ेगा, और इसका आगे, जी ये दो सवाल है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो 9 मई में जो इन्होंने अटैक किए हैं, उसमें सिर्फ कोर कमांडर हाउस जो है लाहौर का, उस पर अटैक नहीं हुआ जिसे जिना हाउस कहते हैं ये, इसलिए वो जिना साहब की मिल्कियत रहा किसी जमाने में। वो खैर वो बात भी क्लियर होगी कि जिना साहब रहे नहीं कभी। हाँ जी। उसके अलावा कोयटा में गोली चली है, पेशावर में गोली चली है, कराची में अटैक हुआ, फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पे अटैक हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो चीज आई है मीडिया में वो आई है कोर कमांडर हाउस लाहौर के हवाले से। देखो उसके हवाले से अब तक 3000 से 3500 तक लोग इन्होंने पकड़े हैं फौज ने और पुलिस ने। आइडेंटिफिकेशन उनकी हो गई है, उनकी कन्फेशन आ गई है। जो लोग वहां से जो जो चीजें चोरियां करके ले गए थे, चोरियां क्या, सादा से लोग होते हैं कारकुन, जिसके हाथ जो आया, किसी ने गेट उखाड़ लिया, किसी ने मोर पकड़ लिया, किसी ने फ्रिज में से स्ट्रॉबेरी निकाल लिया, ताकि वो जो खाना पका हुआ था वो भी ले गए। जो एक जनरल सा हमारे लोगों का एक मजाज है। तो वो सब लोग पकड़े गए और वो लोग पीटीआई से ताल्लुक वो रखते थे। एक वो जुमला जिन में आ रहा है कि लुट पे आ गई थी। लूट पाएगी। देखो हुआ ये है, सिंपल सी बात है कि जब ये ग्रुप सारा लिबर्टी चौक इकट्ठा हुआ खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, जैसे हमने बताया खान साहब ने पहले से कहा हुआ था कि मैं गिरफ्तार हुआ तो आप लोगों ने एहतजाज करना है, और पीटीआई में एक खास फिक्र है कि खान हमारी रेड लाइन है। जैसे एमक्यूएम वाले नहीं क्या करते थे कि मंजिल नहीं चाहिए रहनुमा चाहिए, अल्ताफ हुसैन के बारे में बड़ा उनका मशहूर होता था, मंजिल नहीं चाहिए रहनुमा चाहिए। तो वही जो एक कल्ट मेंटालिटी है वो पीटीआई में भी डेवलप हो चुकी है। पाकिस्तान में सियासत कभी भी नजरियाती नहीं होती, सियासत पाकिस्तान में भी अकीदा बन जाया करती है।
तो लोग जो थे अकीदतमंद खान के वो बड़े, यानी जितने भी लोग थे बहुत ज्यादा तादाद में नहीं थे। देखिए ये भी बात देखने वाली, को लाखों में लोग नहीं निकले, चंद हजारों में लोग निकले, टोलियों में निकले। ये लिबर्टी चौक में इकट्ठे हुए, वहां से ये लोग कोर कमांडर हाउस तक यहाँ आ गए। आर्मी की तरफ से हदायत ये थी किसी ने रिएक्शन नहीं दिखाना। अब इसको आप ट्रैप कह लें या इसको आप कह लें कि उनकी स्ट्रेटेजी थी। अगर वो गोली चलाते, आर्मी वाले लाठियां तो नहीं चलाते पुलिस की तरह, उनके पास सोटियां तो नहीं होती, उनके पास बंदूक है। अगर उनको कोई कहेगा कि भाई आपने ये सिचुएशन हैंडल करनी है तो वो आगे से क्या करेंगे, फायर ही करेंगे ना। एक आम सिपाही के पास भी G3 होती है, यहाँ से हाँ, बात राइफल होती है, राइफल होती है, उसने तो गोली चलानी थी। तो लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि आर्मी की जो लीडरशिप थी उन्होंने फैसला किया कि इनको जो करना करने दें। आर्मी की लीडरशिप जाहिर है एक अदारा है, उनका होमवर्क भी होगा कि जो कुछ ये करेंगे बाद में इन्हीं के अगेंस्ट होगा ये सब कुछ, तो उन्होंने उनको करने दिया। कोर कमांडर हाउस में जब ये दाखिल हुए तो वो वीडियोस भी सामने आ गई कि इन्होंने वहां पे गेट पे आर्गुमेंट्स किए। इनकी वो खवातीन थी, आम लोग थे सारे। अब बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी वो एजेंसीज के लोग थे। एजेंसीज के लोग ऐसे इस तरह नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो काम इस तरह करते हैं। मसलन बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आते हैं कि ट्रकों में से, आर्मी के ट्रकों में से लोग उतर रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में से लोग उतर के जुलूस में शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन पुलिस एंड मिलिट्री कि जब कभी ऐसा कहीं कोई इज्तिमा या कोई ऐसा जुलूस होता है उसमें वो जरूर शामिल होते हैं। मैं खुद बजाते खुद मैंने ऐसे जुलूसों में जलसों में शमूलियत की हुई है। मकसद सिर्फ ये होता है कि वहां जाके एनवायरनमेंट देखना, लोगों की राय मालूम करनी कि लोग क्या बात कर रहे हैं, लोगों की तादाद कितनी है, लोगों का रिएक्शन क्या है, तकरीरें क्या हो रही हैं, लोगों की राय क्या है। मकसद डेटा सिर्फ ये गैदरिंग। होता है, ये बेसिकली ये सारा इंफॉर्मेशन के लिए सारे मामला होते हैं। अगर किसी ने को देखा ट्रक में से को लोग उतरे हैं तो वो जाहिर इसलिए उतरे होंगे और इसलिए वो साथ मिले होंगे कि वो देखें ये मॉब किस तरफ जा रहा है और इनमें कौन कौन लोग हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी मालूमात के लिए। तो इन लोगों ने जो कुछ कोर कमांडर हाउस पे किया, फिर किला बालासार जो है पेशावर, वहां अटैक हुआ। वहां पे तो लोगों के पास असला भी था, उन्होंने असला भी चलाया जिसके नतीजे में काउंटर फायरिंग हुई, लोग मर भी गए। मियाँ वाली में इन्होंने जो काम किया ना कि वहां पे जो मॉन्यूमेंट्स थे, जहाज थे, वो जलाए गए। फिर वहां पे जो शोहदा की यादगारें थी उनको तोड़ा गया। वो लोगों ने उसको बहरहाल बहुत कंडेम्ड किया, वो लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि मजहबी रियासत है और मजहबी रियासत में जो शहीद है, ये जो शोहदा हैं, जिन खास तौर पर मिलिट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और ये कोई एक दो लोग नहीं है, अब इनकी तादाद भी हजारों में है। इन हजारों फैमिलियों के सेंटीमेंट्स को आपने जो है वो तकलीफ दी है। वो कर्नल शेर खान, एक मशहूर कैप्टन कर्नल शेर खान, मशहूर एक एनएलआई के ऑफिसर थे जो कारगिल वार में शहीद हुए थे, जिसको निशान हैदर दिया गया, उसका जो मुजस्मा था उसको उखाड़ा गया, उसकी यानी जैसे उसकी उसको इंसल्ट की गई। तो इस चीज को लोगों ने बहुत ज्यादा नापसंद किया। तो मिलिट्री ने बहरहाल वो 3-4 हजार लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी कन्फेशन ले ली है। और देखो उसका रिएक्शन ये हुआ है कि कोर कमांडर इजलास में उन्होंने सब ने सख्ती से इसको कंडेम्ड किया और वार्निंग दी है कि नेक्स्ट इस किस्म का कोई स्टेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गवर्नमेंट पे डायरेक्ट प्रेशर आया है। अब सारे मामला, सारा कुछ जो है वो अब आर्मी के हाथ में चला गया डायरेक्टली। अब सिविल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। सिविल गवर्नमेंट को क्लियर कट मैसेज दे दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएंगी, मिलिट्री कोर्ट्स में इन सब लोगों का ट्रायल होगा। और नेशनल सिक्योरिटी जो इनकी एक कमेटी है उसने उस सारे बिल को, उस सारी सजेशंस को उन्होंने अप्रूव किया है। वहां से वो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से अप्रूव होके वो बिल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स उसके नतीजे में लॉन्च हो जाएंगी। मिलिट्री कोर्ट्स में आपको पता है कन्विक्शन का रेट 97% है और दिनों में फैसले होते हैं और बड़ी सख्त सजाएं हैं। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत जो दी जा सकती हैं, और उसके अंदर ज़ाहिर है वो सब लोग चार्ज होंगे जिन्होंने आर्मी तंसीबात पे हमला किया। तो इनके इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अब फेस करने पड़ेंगे पीटीआई को। और अब आपने देखा कि इस एक्शन से पीटीआई की सारी लीडरशिप यक लख्त डिफेंसिव हो गई और वो सारे लोग एकदम, जो एक डिफेंसिव से मुराद है कि वो एक्सक्यूज मोड में चले गए हैं। जो पहले बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में थे अब फौरी तौर पे वो अब एक
एक्सक्यूज पे आ गए हैं बशमूल इमरान खान। यानी मैंने इमरान खान की एक दो सुनी है तकरीरें, तो वो अब डिनायल मोड में है कि ये तो हमारे लोग थे ही नहीं ना। तो इस तरह का डिनायल करना भी मेरा ख्याल है कि जब आप कह रहे हैं कि मेरे लोग नहीं थे, तो इसका मतलब आपकी गिरफ्तारी के नतीजे में कोई निकला ही नहीं है ना। तो अगर ये आपके लोग थे तो फिर आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। वो जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की है, वो यानी मुझे उसका फिक्रा याद रह गया। उन्होंने कहा कि 9 मई का जो वाक़या है ये पीटीआई की तारीख में 9/11 के तौर पे लिया जाएगा, कि इसके बाद की पीटीआई विल बी एंटायरली डिफरेंट पीटीआई। तो ये एक बहुत संगीन और संजीदा नौयत का वाक़या हुआ है और उसकी पूरी बैकग्राउंड है। खान साहब ने जिस तरीके से फौज के और फौज की आला क़यादत के खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट को उभारा है, उसका इजहार जो था वो इस हवाले से पब्लिक ने जिस तरह सामने लेके आई है, जिस तरह किया है उन्होंने, उसका रिएक्शन जो आएगा फौज की तरफ से वो यकीनन बड़ा सख्त आएगा। और खान साहब भी इस सारे रिएक्शन की भीड़ चढ़ सकते हैं, उनके ऊपर भी केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में चल सकते हैं। गो के मिलिट्री कोर्ट में जो केसेस चलेंगे, अगर उनमें किसी को कन्विक्शन होती है, सजा होती है, तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उन लोगों के लिए खुला होगा। लेकिन फिर भी इस सारे दौरानी में अगर इलेक्शन का टाइम आ जाता है, अक्टूबर का टाइम आ जाता है, तो खान साहब और उनकी पार्टी, उनके मेंबरान जो हैं वो इस सारे उलझाव में इस कदर उलझे होंगे कि उनको अपनी उस कैंपेन चलाने के लिए मेरा ख्याल मुनासिब टाइम और मुनासिब उनके पास एनर्जी नहीं होगी कि उस चीज को फेस कर सके। अली भाई, क्वेश्चन ये है कि ये जो खास मनाजर, अब ये देखें, ये सेलफोन हर जगह आया हुआ है, मतलब छोटी सी वीडियो बनती है वो हर बंदे के पास पहुंच जाती है। अब वो लोग देख रहे हैं कि वो कोर कमांडर के घर में गए हैं, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जीएचक्यू में गए हैं। तो ये जो एक इन ये जो सारे ये वाकयात हुए, इनका आने वाली पाकिस्तान की सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब जो एक सिक्योरिटी स्टेट पाकिस्तान की है मजबूत होगी या सिक्योरिटी स्टेट का तस्वुर कमजोर होगा? इस वाकये का क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों के जहनों पे? इस वाकये का असर तो ये पड़ा है कि सिक्योरिटी स्टेट स्ट्रांग हुई है, डेमोक्रेटिक पावर्स और पार्टियां कमजोर हुई हैं। अब देखो ना, फौज को जवाब मिल गया एक सियासी ताकत को क्रश करने के लिए, और अलमिया ये है कि उस सियासी ताकत को क्रश करने के लिए फौज जिन सियासी ताकतों को अपने साथ मिला रही है और जिन अवामल का सहारा ले रही है, वो सारे अनडेमोक्रेटिक है। तो जब ऐसी मिसालें कायम की जाती हैं और ऐसे काम किए जाते हैं, तो उसके नतीजे में जमहूरियत बहरहाल कमजोर होती है, डेमोक्रेसी बहरहाल कमजोर होती है। गैर जमहूरी ताकतें, गैर जमहूरी इकदार, गैर जमहूरी रवैये ये जरूर स्ट्रांग होते हैं। अब देखें ना, फौजी कोर्ट या मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में चंद एक जो जीरक लोग हैं, जिसमें रजा रबानी जैसे लोग हैं, इन्होंने मुखालफत की है कि ये काम ना करें आप। और मौजूदा हुकूमत में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको नहीं पसंद करते होंगे, जो पुराने डेमोक्रेटिक लोग हैं या जीरक सियासतदान हैं, सीजन लोग हैं, वो नहीं पसंद करते होंगे। लेकिन पीटीआई की इस बेवकूफ़ी से या इन स्टेप्स से वो लोग भी ऐसी पोजीशन में चले गए हैं कि जहां खुल के वो मिलिट्री की मुखालफत नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ये जमाना पता नहीं कब आएगा। एक वक्त था जब मुशर्रफ के अगेंस्ट बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत कर लिया, लेकिन उसके बाद खान साहब नमूदार हो गए। अब खान साहब को ये अकल कब आएगी कि वो डेमोक्रेसी के लिए बाकी पॉलिटिशियंस के साथ मिलके ऐसी रवायात और इकदार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जिससे जमहूरी अदारे और जमहूरी ताकतें जो हैं वो ताकतवर हों, ना कि इन अस्करी कुव्वतों और ताकतों को जवाब मिले जमहूरी ताकतों को कुचलने के लिए। तो ये एक अलमिया है। आज भी देखो सारे एक तरफ हैं, आप खान साहब एक बहुत बड़ा नाम है इमरान खान का, एक उसको मैंडेट है, पब्लिक उसके साथ है, लेकिन पॉलिटिकली अब वो जहाँ खड़ा है वहां पे उसको शिकार करना या उसको पैरालाइज करना फौजी ताकतों के लिए बहुत आसान हो चुका है। तो ये जी सॉरी, मैंने
देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की अवामी सियासत की, उसके अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बहरहाल जो अवाम है उनमें मकबूल है। मतलब पीपल्स पार्टी का था ये बयानिया, फिर नवाज शरीफ का था ये बड़ी हद तक बयानिया। तो मैं इस पॉइंट पे एक पॉइंट ये नुमाया करना चाहता हूं कि क्या इन वाकयात के बाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया पाकिस्तान के अवाम में तकवीयत पकड़ेगा, और क्या उस तकवीयत पकड़ने के नतीजे में इमरान खान ज्यादा पॉपुलर होंगे? इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से ये सवाल है। इमरान खान देखो पॉपुलर तो अभी भी बहुत है ना। आज अगर इलेक्शन हो जाए तो इज मोस्ट पॉपुलर लीडर। सही। और बयानिया तो बिक गया उसका, लेकिन जो उन्होंने अमल किया है या जिस तरीके से उन्होंने उस बयानिए को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है वो गलत था। उसका उसका फायदा गैर जमहूरी ताकतों को पहुंच रहा है। देखो, एक आपने एक मेहनत की, सड़कों पे रहे, जलसे जुलूस किए, इक़्तिदार से बाहर रहे, और आपने एक बयानिया डेवलप कर लिया। अब जब बयानिया डेवलप होता है तो खाली बयानियों के ऊपर तो आप मैक्सिमम पब्लिक सेंटीमेंट हासिल करते हैं ना। उसके बाद जब आपने आगे चलना है तो उसके लिए आपने किसको लेके चलना साथ? आपने अपने साथ की जमहूरी ताकतों को और उन लोगों को लेके चलना है जिनके पास हुकूमत के हवाले से इख्तियारात हैं। वो लोग कौन है पाकिस्तान? वो फौज है। वो बाकी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उनके साथ तो चलें, आपके जो भी इख्तलाफात हैं। अब फौज के साथ आप एक हद तक इख्तलाफात को मेंटेन रख के तो आगे चल सकते हैं। हाँ, आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आते हैं, वो आप लेजिस्लेशन करें, कानून में लेजिस्लेशन करें, आइन में लेजिस्लेशन करें, आप इंटरनेशनल लॉबी बनाएं अपनी। आप इतने स्ट्रांग हों कि फौज का इदारा भी जो आप पे हाथ डालते हुए घबराए। खान साहब की तो देखो ना कोई इंटरनेशनल लॉबी थी, ना कोई डोमेस्टिक लॉबी थी। तो खान साहब ने तो दुनिया में भी, वो जब उनकी हुकूमत रही है तो वो आपको पता ही है कि वहां पे भी थोड़ा सा आइसोलेशन का शिकार हो गए, और डोमेस्टिक लेवल पे भी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुकात नहीं बनाए। तो फौज के लिए आसान होता है ऐसे आदमी को शिकार करना। तो उसकी पॉपुलैरिटी, मैं वही बात कर रहा हूँ, पॉपुलैरिटी तो है उसकी, लेकिन जब उसको इलेक्शन में नहीं जाने देंगे या उसको इलेक्शन करने ही नहीं देंगे या उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे तो उस पॉपुलैरिटी का क्या फायदा? और आपके किसी पाकिस्तान में वैसे भी पॉपुलैरिटी आपको पता है उसमें बहुत सारा उसमें वेरिएशन होती है, अप्स एंड डाउन। कोई पता नहीं 4 महीने बाद जो जो कुछ इन्होंने किया है इनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें सामने आ जाए कि इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो दोबारा लोअर लेवल पे चले जाए। पाकिस्तान की आवाम के मिजाज को पता है, वो मुस्तकिल नजरियाती लोग तो है नहीं वहां पे। अच्छा, इसी आपकी इसी बात से आखिरी सवाल ये है कि आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो फिलहाल तो कोई ठीक नजर नहीं आ रहा, और एक एक करके इनको पार्टी के लोग भी छोड़ते जा रहे हैं। ये जब से ये मिलिट्री का प्रेशर आया इनके ऊपर, अगर खान साहब अरेस्ट हो गए, मिलिट्री कोर्ट्स में चले गए, तो वक्ती तौर पे तो खान साहब जो है वो खुडे लाइन लग जाएंगे। यानी इनको एक तरफ से तो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी काफी, क्योंकि खान साहब के खिलाफ जो चंद एक केसेस है ना, जिसमें अलकादर ट्रस्ट केस काफी स्ट्रॉन्ग केस है, और केसेस भी हैं। और अब चूंकि मिलिट्री भी इनके खिलाफ है, हुकूमत भी इनके खिलाफ है, उमरता बंदयाल साहब भी अब एक मुश्किल में फंसे हुए हैं, उनको अपनी सर्वाइवल का मसला पड़ गया है। वो अब ओपनली खान साहब को उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते। उनकी वैसे भी सितंबर तक उनका टेन्योर है, और काफी हद तक चांस है कि सितंबर से पहले ही हो सकता है एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए या रेफरेंस के जरिए उनको भी जो है डी नोटिफाई कर दिया जाए। तो इसलिए खान साहब के लिए वक्ती तौर पे तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हाँ, खान साहब अगर अंदर हो गए, सजा हो गई, और इन्होंने जेल काट ली, और अंदर रह के अगर बाहर खैर खैरियत से वापस आ गए, तो मैं समझता हूँ ये दोबारा बहुत जल्द अपनी पॉपुलैरिटी गेन करेंगे और स्ट्रांगली दोबारा पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन अगेन शर्त यही है कि क्या इनके दुश्मन जो कि इस वक्त फौज है और दूसरी सियासी ताकतें, क्या वो इनको इस काबिल छोड़ेंगे कि उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने दें?
तो यहाँ पे मेरा अपना ओपिनियन ये है कि उनको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि ये दोबारा इलेक्शन लड़ें। इसलिए खान साहब पॉपुलर तो रहेंगे लेकिन इनका दोबारा इक़्तिदार में आना मुश्किल है। तो पब्लिक तो इनके साथ है, और आजकल की जो पब्लिक है और आजकल के जो लोग हैं खान साहब के हवाले से खास तौर पे, उनको आपने देखा कि वो खास एक ट्रांस में या एक खास एक जिसे कहते हैं सहर में मुब्तला है। एक सियासी कल्ट जैसी कैफियत पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोग इस सारी सूरत हाल से परेशान भी हैं। वो कहते हैं ना, फजाए शहर अकीदों की धुंध में है असीर, निकल कर घर से अब अहले नजर न जाए कहीं। तो बंदा जो आम सोचने वाला आदमी वो तो कहता है हम कहाँ जाएं अब, क्योंकि इधर देखें तो इधर खान साहब के मुरीद हैं, इधर देखें तो नून लीग के मुरीद हैं। तो ये एक अजीब तरह का पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर डेवलप हो चुका है, और लोगों के जो असल मसाइल हैं, उनकी माशियात का मसला है, उनके बाकी मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, उस तरफ तो कोई बात नहीं करता। तो लोग जो है बेचारे मुश्किलों में फंसे हुए हैं, रहनुमा जो है उनकी अपनी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा संजीदा और गंभीर मसला है। लेकिन खान साहब के ऊपर जो दिन आ रहे हैं अगले, वो काफी सख्त दिन है, और खान साहब इस सख्ती में दिन ब दिन अकेले होते जाएंगे, और इनको काफी तंगियां और परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और यही मेरा ख्याल है कि मंतकी अंजाम होना था, क्योंकि जो खान साहब ने जिस किस्म के डिसीजन लिए और जिस किस्म की इनकी सारी स्ट्रेटेजी रही पॉलिटिक्स में, उसका अंजाम यही होना था। वो कहते हैं काफिले दलदलों में जा, क्या क्या शेर था, काफिले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। तो लोग तो बेचारे ज़लीलो ख्वार हो गए हैं, कोई अंदर हो जाएगा, कोई मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता हो जाएगा, ये तो फिर लीडर हैं। वो तो हबीब 4 साल बाद वापस आ गए तो फिर इनकी बल्ले बल्ले हो जाए। वो हबीब जालब ने कहा था कि राहजनों ने राहजनी की थी, राहबरों ने कहाँ कमी की थी। हाँ तो वही बात है। वो पब्लिक तो बेचारी ख्वार हो रही। इसमें ना एक और बात है, वो अगर कहेंगे तो मैं भी कर देता हूँ, जी या जरूर अगर जरूर जरूर अली भाई बताएं। मैंने उसमें पॉइंट नोट किए थे कि इसमें अल कादर ट्रस्ट जो है ना, वो और अमरीकी साजिश के हवाले से 2-3 बातें हैं ना, वो बड़ी अली इंपॉर्टेंट भाई है। यहाँ मैं बड़े अदब से आपसे कहूंगा कि पाकिस्तानी अदालतों पे ना आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो जिधर की हवा हो, वो उस दिन मतलब उस दिन पता चलता है कि अच्छा जी ये फैसला होना है। मतलब ये बड़ा हम सुनते हैं कि बड़ा पावरफुल केस होता कुछ भी नहीं। जी आप बहरहाल अपनी बात करें। हाँ नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं चलो इसके ऊपर हम इसी बारे से बात कर लेते हैं। अब जैसे अल कादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड्स का केस था। मलक रियाज साहब ने वो पैसे जो थे वो मनी लॉन्डर करके बरतानिया भेज दिए। यहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी जो थी, उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वापस आए। बरतानिया का कानून ये है कि अब ये पैसे उस कंट्री को वापस कर देते हैं जहां से ये आया होता है। अब कानून ये होना चाहिए था, कि वो सारे पैसे ट्रेजरी में जमा होते वो वाले पाकिस्तान की। लेकिन खान साहब ने भी ब्लंडर मारे हुए हैं ना। अब वो सारा पैसा जो था, वो इनका जो एक मुशीर होता था ना कसाब का, शहजाद अकबर, जिसका कोई पता जिस नहीं है। दिन खान साहब की हुकूमत गई है ना, पहला बंदा जो पाकिस्तान से भागा है ना वो शहजाद अकबर साहब है। उसी रात हाँ वो दोनों तो मैं उस वक्त भी कहता होता था कि ये बंदा मरवाएगा इनको, खान साहब को ना, और वो उसने मरवाया, और सारी डीलिंग उसकी थी। अब ये मौजूदा हुकूमत कह रही है कि उसने 2 अरब रुपया दरमियान से खाया, और यकीनन उसने खाया होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे उसके खिलाफ सबूत है। उस बंदे ने इस सारे केस को डील किया, और उस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट के साथ सारी करके सूरत हाल, वो पैसा सारा आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। उसके बाद शहजाद अकबर ने, जिसके बारे में शीरी मजारी और खान साहब की कैबिनेट के बाकी लोग कहते हैं ना कि हमें नहीं पता कि वो लिफाफा क्या था, शहजाद अकबर ने वो लिफाफा जो था वो कैबिनेट में खान साहब को दिखा के, लहरा के, तो कैबिनेट से उसकी अप्रूवल ले ली। उसमें क्या था, उसमें लेटर में यही था कि शहजाद अकबर को उन्होंने नॉमिनी मुकर्रर किया था कि वो इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के साथ जो डील करेगा ना, वो गवर्नमेंट की बेहाफ पे करेगा सारा कुछ। और उसने वो पैसा वहां से जो जिसके जिम्मे लायबिलिटी थी मरग रियाज, उसके अकाउंट में जमा करवा दिए। अच्छा, उसके फौरी बाद देखे ना, होता ही एक सारे सीक्वेंस मिलते हैं
उसके फौरी बाद होता ही है कि 450 या पता नहीं 460 कनाल जगह जो है वो इधर सुहावा में इनको मिल जाती है, अलकादर ट्रस्ट को, जिसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में खान साहब खुद भी शामिल है, इनकी बेगम भी शामिल है। फिर 200 कुछ कनाल जगह जो है वो फराग गोगी जो इनकी फैमिली फ्रेंड है उसके नाम अलॉट हो जाती है इधर बनी गाला के इलाके में। अब ये काफी क्लियर साइन होते हैं और इन सब लिंक्स को मिलाना कोई इतना आसान या इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप चाहो तो, और ये सब चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। लेकिन वही वाली बात कि चूंकि पाकिस्तान की कोर्ट्स, अदालतें, अदारे सब पॉलिटिसाइज होते हैं, कोई मेरिट पे फैसला नहीं होता। अभी अब देखो ना, अब नवाज शरीफ के खिलाफ आपको याद होगा जेआईटी बनी, उसके खिलाफ पता नहीं वो 10 जिल्दें या 11 जिल्दें, वो इतनी मोटी, वो रेडी पे रख के आ रहा था वो डब्बे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईआर, हालांकि वो काफी साफ सुथरा आदमी है। मैंने कहा यार इतना पलंदा लेके आ रही है तो इसको तो पता ही है इन्होंने क्या कर देना ना, ये जितने वो 500 साल की कैद हो जानी। हाँ वो जखीम डॉक्टर वो रेडी पे, आपको याद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जब पेश होते थे ना, तो बकायदा वो ट्रॉली नहीं होती जिसके ऊपर आप एयरपोर्ट का या स्टेशन का सामान रख के जाते हैं, उस ट्रॉली में वो सारे डॉक्यूमेंट थे। अब उसके अगेंस्ट उसको जो सजा हुई नवाज शरीफ को, वो इंतहाई एक बोगस और फजूल सी बात पे ना कि भाई इसका पैसा कामा था, इसने शो नहीं किया और इसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली ना, तो साफ पता चलता है ये पॉलिटिसाइज चीजें हैं और जैसे फैब्रिकेटेड किस्म के मामलात होते हैं और पूरी कौम को उसमें पागल बनाया होता है, रियासत का उसमें पैसा खर्च हो रहा होता है, टाइम खर्च हो रहा होता है, लेकिन रियलिटी उसमें क्या होती है, सिर्फ चंद लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। और तब आपको पता है ये आर्मी के कुछ लोग और आईएसआई का जो चीफ था, ये सारे लोग मिलकर नवाज शरीफ को आउट कर रहे थे। नवाज शरीफ का क्या कसूर था? नवाज शरीफ के चंद कसूर में से ये कसूर था कि वो एक तो उसने 98 से ऑनवर्ड एंटी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स की, फिर उसने इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की, फिर उसने मुशर्रफ के ट्रायल के मामले में जो उसने पेशरफ्त की थी ना, वो उसका बहुत बड़ा जुर्म बना था क्योंकि कैबिनेट ने उस सारे ट्रायल की अप्रूवमेंट नहीं की थी, अप्रूव नहीं किया था, जबकि नवाज शरीफ ने जाती तौर पे मुशर्रफ को ट्रायल करने की कोशिश की, इसको लोगों ने मना भी किया था, लेकिन वो चीजें सब इसके उल्टी पड़ गई नवाज शरीफ को। उसके नतीजे में उसको ना सिर्फ इक़्तिदार से आना पड़ा बल्कि उसको फिर मुल्क बदर भी होना पड़ा, आज तक मुल्क बदर ही है। तो ये सब बातें जो लोग हैं वो इसको अकीदत की नजर से देखते हैं या तासुब की नजर से देखते हैं। लोग इसको कभी भी एनालिसिस के तौर पे नहीं देखते कि इनके पीछे क्या एनालिसिस है। जिन ताकतों ने आज इमरान खान को तख्त से तख्ते तक पहुंचा दी है, उन्हीं ताकतों ने भुट्टो साहब को भी पहुंचाया था, उन्हीं ताकतों ने नवाज शरीफ को 3 दफा पहुंचाया है। पब्लिक को ये बात अभी भी समझ नहीं आती। और ये जो लोग कहते हैं ना पब्लिक पाकिस्तान की अवाम बड़ी बादशाह अवाम है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। जिस मुल्क में 1% बजट तालीम पे खर्च होता हो तो उस मुल्क की अवाम बादशाह और पढ़ी लिखी कैसे हो सकती है? लोग सिर्फ चार्ज हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना शख्सियत के खिलाफ पुर करने के लिए किसी के साथ अकीदत रखते हैं और किसी के साथ तासुब रखते हैं। अगर लोग चार्ज हैं तो ऐसे लोगों के लिए तो इमरान खान बेहतरीन लीडर है। तो इसलिए तो पॉपुलर हो गया वो, उसने लोगों को मजीद चार्ज किया, उसने पब्लिक सेंटीमेंट को उसने इस्तेमाल किया। देखो अब जब लोगों को ये यकीन दिला दो कि तुम्हारी जो मिजरीज हैं उसका रिस्पॉन्सिबल ना मैं हूं ना वो, उसका रिस्पॉन्सिबल वो है जो महल में बैठा हो, और लोग बहुत जल्दी ऐसी बातों में यकीन कर लेते हैं। पढ़ता कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो कोई पढ़ता भी नहीं है, किताब का तो रवाज नहीं है पाकिस्तान में किसी किस्म का। निसाब की जो किताबें अगर आपने वो भी पढ़ी हुई है, FA BA तक भी पढ़ी हुई है, तब भी आप जो है ना वो आपके अंदर किसी किस्म की कोई शऊर की बेदारी का चांस पैदा नहीं होता, अनलेस कि आप बहुत वेल रेड हैं, आप बड़े बाशऊर हैं, आपकी बड़ी नजर है चीजों पे। आप 100 बंदों का सैंपल इकट्ठा कर लें, उनमें से या तो कोई PTI का मोतकद होगा या PMLN का होगा या पीपल पार्टी का मोतकद होगा। तो न्यूट्रल बात करने वाला, बैलेंस बात करने वाला और चीजों का रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखने वाला आपको शायद 1-2 लोग मिले, अदरवाइज ज्यादातर लोग तो मैंने बताया ना जैसे या मुतासब होते हैं या अकीदत में मुब्तला होते हैं, चाहे वो मजहब हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो। तो ऐसा मजमा और ऐसे लोग पाकिस्तान में या सियासी पार्टियों के जरगमाल बने हुए हैं या वो मजहबी जमातों के जरगमाल बने हुए हैं, और दोनों सूरतों में या मजहबी रहनुमा फायदा उठा रहा है
या सियासी रहनुमा फायदा उठा रहा है, जलील ख्वार अवाम हो रही है। शुक्रिया अली भाई, ये बड़ा जबरदस्त आपने तज्जिया किया। मैं अब यहाँ पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज।